हाँ जी, तो एक चैप्टर है बिजनेस वैल्यूएशन बुक से। बिजनेस वैल्यूएशन बुक से आपका ये चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन, राइट। बिजनेस वैल्यूएशन बुक चैप्टर है मर्जर एंड एक्विजिशन। अब इसको समझा कैसे जाएगा, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब दो कंपनीज मिल गया, मर्जर हो गया। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह एक्वायर कर लिए, दैट इज एक्विजिशन हो गया। पहले एक हल्का सा डेफिनेशन लिखिए, फिर इसको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए हम हेल्प भी क्या लेंगे ना, एग्जाम्पल का ही लेंगे। हेल्प भी किसका लेने वाले हैं, एग्जाम्पल का लेने वाले हैं। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल से कुछ चीजें सिखाऊंगा और वही सीखना अपना थोड़ा कंटिन्यू रहता रहेगा। लेकिन सीखना होगा क्या, एग्जाम्पल के साथ साथ ही क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, सॉल्यूशंस देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले दो लाइंस लिख देते हैं मर्जर और दो शब्द एक्विजिशन और मर्जर के बारे में लिखिएगा। A merger is said to occur when two or more companies, दो या ज्यादा, when two or more companies, ये एफएम से रिलेटेड ही टॉपिक है, सीए फाइनल में तो एफएम में ही आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। आपके यहां पे अलग से बुक है बिजनेस वैल्यूएशन। When two or more companies combine into one, जब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन जाए तो कहलाएगा मर्जर। This can happen ये कैसे हो सकता है, दिस कैन हैपन थ्रू एब्जॉर्प्शन of an existing company by another, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, उसकी एसेट्स वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह सब अपने में मर्ज कर ले। अब वो दूसरी वाली जो कंपनी जिसको एक्वायर किया गया था उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, बस एक कंपनी रह जाएगा। तो दो या कंपनी मिलकर, दो या ज्यादा कंपनीज मिलकर एक ही कंपनी में वो मर्ज हो जाएं तो ये कहलाएगा मर्जर। नाउ एक्विजिशन, द एक्विजिशन refers to the acquisition of controlling interest in an existing company। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, वहां पर अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बना रहे हो, वहां पे शेयर्स परचेज कर रहे हो, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज मिलकर आप मर्ज नहीं हो रहे, एक कंपनी नहीं हो रहे। एक्विजिशन रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई कंपनी थी जिसके आपने क्या कर लिए, मोर देन हाफ शेयर खरीद लिए, एक्वायर कर लिया थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स, दैट इज एक्विजिशन। तो मर्जर में दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बन गया, दो या ज्यादा कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बन गया। और एक्विजिशन में क्या हुआ ना, एक्विजिशन में आपने सामने वाली कंपनी का क्या कर लिया, कंट्रोलिंग पावर एक्वायर कर लिया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एक्वायर कर लिया। ये एक डेफिनेशन, एक मेरे को फॉर्मेलिटी करना था, एक बार मैंने लिखवा दिया, बाकी अपन मॉड्यूल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी वो बाद में। अभी मेरे को इनके टर्म्स समझाना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाना है, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है अपने मॉड्यूल के अंदर। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को सीखने के लिए एक एग्जाम्पल से ट्राई करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, practical aspect related to merger and acquisition। और इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल।
हम लिखेंगे एक एग्जाम्पल। आज यही एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि आखिर इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल। ए और बी ही लिख दीजिएगा। A Limited wants to acquire B Limited. A Limited wants to acquire B Limited. A Limited B Limited को खरीदना चाहता है। The details are as follows. The details are as follows. डिटेल्स आपको गिवन है। कैसा? एक पर्टिकुलर्स, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड। क्या क्या डिटेल्स आपको गिवन है? देखते चलिएगा। अर्निंग्स सबसे पहले आपको गिवन है, इन दोनों कंपनीज का अर्निंग्स। ये कमाते कितना है इंडिविजुअली? 50 लाख और 30 लाख। 50 लाख और 30 लाख। फिर क्वेश्चन वाले ने दिया नंबर ऑफ शेयर्स। दोनों कंपनीज ने अभी कितने शेयर्स इश्यू कर रखे हैं? 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख। ईपीएस, क्या आप अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? बताइएगा। ए लिमिटेड के अंदर ईपीएस कितना? ए लिमिटेड के अंदर ईपीएस कितना? सर कमा रहे हैं 50 लाख फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, तो 5 रुपए का ईपीएस ऑब्वियसली। हाँ जी ऐश्वर्य। और बी लिमिटेड में कितना? 30 लाख डिवाइड बाय 5, 6 रुपए का ईपीएस। देन आपको इंफॉर्मेशन गिवन है पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो, सर पी रेशियो होता है ऊपर प्राइस नीचे अर्निंग्स, मतलब न्यूमरेटर में एमपीएस और डिनोमिनेटर में ईपीएस। एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, दैट इज पी रेशियो। आपको पी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन वाले ने 15 और 10। 15 और 10 ये टाइम्स में होता है। ये जो होता है पी रेशियो हमेशा टाइम्स में होता है, 15 टाइम्स। कोई मुझे बता सकता है पी रेशियो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पी रेशियो क्या होता है? 15 टाइम्स क्या बताता है? 15 टाइम्स आखिर आपको डिनोट क्या करता है? कोई मैसेज करके बता सके? फॉर्मूला मैंने लिख दी है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। कोई बता सके 15 टाइम्स क्या होता है? हम मार्केट का कितना परसेंटेज कमा रहे हैं? नहीं श्रेयांश। पी रेशियो और कोई? 15 टाइम्स का मतलब क्या है? 15 टाइम्स का मतलब है कि जो हमारा एमपीएस है वो हमारे ईपीएस का रिटर्न इन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, जो हमारा एमपीएस है वो हमारे ईपीएस का कितना गुना है? जो हमारा एमपीएस है वो हमारे ईपीएस का कितना गुना है? एक डेफिनेशन तो ये बन जाता है कि आपको पी रेशियो क्या बताता है? 15 टाइम्स क्या है? पी रेशियो इज द क्या होता है? ये आपको क्या शो करता है? इट शोज, क्या शो करता है कि आपका एमपीएस आपके ईपीएस का कितना गुना है? आपका एमपीएस आपके ईपीएस का कितना गुना है? तो क्या आप पी रेशियो और ईपीएस की हेल्प से एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये सीखने वाली चीज है। हाँ जी, क्या आप एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, इस ए लिमिटेड का ईपीएस था 5 रुपए और इसका पी रेशियो 15 टाइम्स। दैट मींस ये कहता है कि ईपीएस का 15 गुना मार्केट में रेट चल रहा है। ईपीएस का 15 गुना मार्केट में रेट चल रहा है। कितना हुआ? 75 रुपीज। ऐसे ही बी लिमिटेड में 6 रुपए कमा रही है पर शेयर और 10 टाइम्स इसका पी रेशियो, दैट मींस ईपीएस का 10 टाइम्स मार्केट रेट है। 6 इंटू 10 कितना हुआ? 60 हो गया। 6 इंटू 10 60 हो गया। ओके जी, एमपीएस
75 और 60। अच्छा, पी रेशियो को एक और इंटरप्रिटेशन निकलता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। वो क्या होता है? 15 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं मार्केट में इस कंपनी में 15 रुपए लगाता हूं तो मुझे 1 रुपए का रिटर्न मिलता है। 15 रुपए लगाता हूं तो 1 रुपए का रिटर्न मिलता है। बी लिमिटेड कह रहा है कि मैं 10 रुपए, 10 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर आप 10 रुपए बी लिमिटेड में लगाओगे तो आप 1 रुपए कमाओगे। कैसे? अगर आज आप शेयर खरीदते हो 60 रुपए में, तो आपकी अर्निंग्स पर शेयर कितनी है? 6 रुपए। मतलब आपने 60 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए और आप उस पर अर्निंग्स कमाओगे कितना? 6 रुपए। दैट मीन्स 60 रुपए लगा के 6 रुपए कमा रहे हो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप 10 रुपए कमा के 10 रुपए लगाकर 1 रुपए कमा रहे हो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप 10 रुपए लगाकर 1 रुपया कमा रहे हो? बोलो यस और नो। तो पी रेशियो का ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ जी, प्रैक्टिकली शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, तुमको पता है कि मैं शेयर मार्केट की प्रैक्टिकली बात करता हूं, तो पी रेशियो कम होने पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या पी रेशियो ज्यादा होने पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक अच्छी कंपनी, खराब कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, खराब कंपनी का पी रेशियो कम हो सकता है। एक अच्छी कंपनी, उसका पी रेशियो कम हो तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या पी रेशियो ज्यादा हो तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एक अच्छी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, खराब कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं। यस अभिषेक, यस श्रेयांश। एक अच्छी कंपनी का पी रेशियो अगर डाउन होगा उस टाइम हमें उस कंपनी में क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, क्योंकि वहां पे कम रुपए लगाकर आप ज्यादा अर्निंग्स कमा पा रहे हैं, कम रुपए लगाकर ज्यादा अर्निंग्स कमा पा रहे हैं। जब कोरोना आया था तो जब मार्केट निफ्टी वगैरह का काफी सारी कंपनीज का पी रेशियो बहुत डाउन हो चुका था, अर्निंग्स तो कांस्टेंट था, मार्केट रेट डाउन हो चुका था, तो उन सबका पी रेशियो क्या था उस टाइम? अर्निंग्स तो कांस्टेंट था, मार्केट रेट डाउन हो चुका था, दैट मींस पी रेशियो डाउन आ चुका था। तो वो टाइम था इन्वेस्ट करने का। पी रेशियो जब डाउन होता है तब अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, डाउन होता है, कम होता है तो इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। वो एक इंटरप्रिटेशन है जो कोई बताता नहीं है, जनरली जिनको प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो लोग बताते हैं। हाँ, बाकी अपना बुक्स में यही चलता है। पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो क्या बताता है कि एमपीएस आपके ईपीएस का कितना गुना है। सिंपल, एमपीएस आपके ईपीएस का कितना गुना है ये बताता है। और इसी को एनालिस करने का एक अलग मोड मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 70 लाख और 40 लाख, दोनों कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लसेस गिवन है। फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपए 10 रुपए। फेस वैल्यू आपको दे रखा है 10 रुपए 10 रुपए दोनों का। ए लिमिटेड खरीदना चाहता है बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड खरीदना चाहता है बी लिमिटेड को। ओके जी, नीचे लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो? व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो? आपके पास भी अगर अलग पेन हो, अलग कलर हो, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस को अलग कलर से। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो? आखिर एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो? शेयर एक्सचेंज रेशियो पूरा लिख लो, चाहे पूरा लिख लो, शेयर एक्सचेंज रेशियो। व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो? हाँ जी, व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो? ये शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? ए लिमिटेड क्या कर रहा है ना, बी लिमिटेड को खरीदना चाहता है। अब खरीदना चाहेगा तो या तो पैसा दे दे, कैश दे दे, या शेयर्स के बदले शेयर्स दे दे। जनरली ऐसा ही होता है। आप लोगों ने अमलगमेशन वगैरह अगर चैप्टर पढ़ा है ऑब्वियसली अकाउंटिंग में, तो आपको पता है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो कंसिडरेशन पे करेगी, पीसी पे करेगी। अब पीसी कैसे दिया जाएगा? कैश में दिया जा सकता है, शेयर्स में दिया जा सकता है, और भी कोई चीज दिया जा सकता है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वही पीसी में काउंट होता है। ओके,
तो व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बताना है, मैं कोई आपसे कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछा यहां पे। डिफाइन शेयर एक्सचेंज रेशियो, डिफाइन शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो लिखिए शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ शेयर्स, इट इज डिफाइंड, जैसे पहले मैं तुमको बताया था, शेयर एक्सचेंज रेशियो सिंपली क्या हुआ, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी खरीद रहे हैं, तो अभी अगर 5 लाख है बी लिमिटेड के शेयर, मैं बी लिमिटेड को 5 लाख के बदले मान लीजिए 6 लाख शेयर दे दूं, 5 लाख के बदले इसको 6 लाख शेयर दे दूं, तो ये एक्सचेंज रेशियो बन जाएगा कि हर एक शेयर के लिए कितने शेयर दे रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो, मैं बी लिमिटेड के हर एक शेयर के लिए कितने शेयर दे रहा हूं। 5 लाख शेयर्स के बदले अगर मैं 6 लाख शेयर्स दे रहा हूं बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे, उनके पास 5 लाख शेयर्स है, मैं उनको 6 लाख शेयर्स दे रहा हूं, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं बोले तो ए लिमिटेड एक शेयर के बदले कितने शेयर दे रही है, एक शेयर के बदले कितने शेयर दे रही है, 1.2। यस, हाँ रोहित, हाँ श्रेया, हर एक शेयर के बदले कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं, 1.2। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बन गया, 1.2:1, 1.2:1। हर एक शेयर के बदले कितने शेयर दिया जा रहा है, 1.2 दिया जा रहा है, हर एक शेयर के बदले 1.2 शेयर दिया जा रहा है। तो अब मेरे को एक्सचेंज रेशियो को डिफाइन करना है, तो मैं डिफाइन कर देता हूं, ये हटाओ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ शेयर्स, it is defined as the number of shares given by the transferee company, ट्रांसफरी कंपनी। हमारे केस में ट्रांसफरी कंपनी कौन है बताओ, ए लिमिटेड या बी लिमिटेड। ट्रांसफरी कंपनी कौन है हमारे केस में, ए लिमिटेड जो खरीद रही है वो, या बी लिमिटेड जिसको एक्वायर किया जा रहा है वो। हाँ, एक बच्चे ने बोला ए, एक बच्चे ने बोला बी। जो कंपनी बंद हो रही होती है ना, वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, तो वो हो गई ट्रांसफरर। और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है न्यू कंपनी, वो हो गई है ट्रांसफरी कंपनी, वो हो गई है ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरर मतलब जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, जो बंद हो जानी है अब, ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर है वाली चीज। तो ए लिमिटेड इज द ट्रांसफरी कंपनी। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, बी लिमिटेड को शेयर्स देगा। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ शेयर्स गिवन बाय द, कौन दे रहा था, ए लिमिटेड दे रहा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जो कि अपने यहां पे कौन है, हेयर ब्रैकेट में लिख देते हैं ए लिमिटेड, ए लिमिटेड गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी हेयर ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर। किसको दे रहा है, टू द शेयर होल्डर, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी, और ट्रांसफरर कंपनी कौन है यहां पे अपने, बी लिमिटेड, जो बंद हो जानी है। तो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को जो ए लिमिटेड शेयर्स देगा, उसके बारे में बातें हो रही है। ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी पर शेयर हेल्ड बाय देम, पर शेयर, एक शेयर पे कितना दिया जा रहा है, पर शेयर हेल्ड बाय देम। उनके पास एक शेयर था, अगर एक के बदले आप कितने शेयर दे रहे हो, एक शेयर के बदले आप कितने शेयर दे रहे हो, ये होगा शेयर एक्सचेंज रेशियो हेल्ड बाय देम इन द ट्रांसफरर कंपनी। ऑब्वियसली इन द ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स, हर एक शेयर के बदले ट्रांसफरी कंपनी ए लिमिटेड कितने शेयर देगा, वो कहलाएगा शेयर एक्सचेंज रेशियो, शेयर एक्सचेंज रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो,
कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो on the basis of EPS, MPS और बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, एमपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर, तो हम कैसे सॉल्व करना होगा हमको? कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। पहले बात करते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस के बारे में, अगर ईपीएस के बेसिस पे हमें डिसाइड करना हो कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने शेयर देगा, तो कैसे डिसाइड होगा? मैंने कहा ये 5 रुपए, ये 6 रुपए। बी लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा आ रहा है, तो आप बताइए एक शेयर के बदले में इनको ज्यादा शेयर दोगे कि कम शेयर दोगे? एक शेयर के बदले में इनको ज्यादा शेयर दोगे कि कम शेयर दोगे? ए लिमिटेड अगर ईपीएस के बेसिस पर डिसाइड करे कि बी लिमिटेड को कितने शेयर दिए जाएं, खुद का ईपीएस 5 रुपए, इनका ईपीएस 6 रुपए, तो एक के बदले इनको ज्यादा शेयर दे, एक से ज्यादा या एक से कम? ऐश्वर्या ने कहा सर इनका ईपीएस ज्यादा बढ़िया है हमारे ईपीएस से, तो इनको हम एक के बदले ज्यादा शेयर देंगे। यस ऐश्वर्या, एकदम सही कहा आपने। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6 डिवाइड बाय 5। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना? एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल्स टू exchange ratio is equals to EPS of the transferor company divided by EPS of transferee company. EPS of the transferor company divided by EPS of transferee company. Transferor company B Limited, ट्रांसफरी न्यू ए लिमिटेड, कितना? 6 डिवाइडेड बाय 5, कितना हुआ? कितना हुआ? 1.2। ओके 1.2 एक्सचेंज रेशियो क्या हो गया? 1.2, और 1.2:1 भी लगा सकते हो, 1.2:1। ओके, एक के बदले कितना दिया जाएगा? 1.2। अच्छा, यही अब आप ट्राई करना एमपीएस के बेसिस पर। साथ साथ में फॉर्मूला भी लिखवाता जा रहा हूं, मैंने कहा था एग्जांपल से ही समझाया जाएगा, अगर मैं आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवा के बैठ जाऊं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ जी, एक्सचेंज रेशियो एमपीएस के बेसिस पर। अब बताएं क्या रहेगा एक्सचेंज रेशियो एमपीएस के बेसिस पर? ये रहे डेटा। सर एमपीएस कितना है? 75 और 60। 75 और 60 लेस देन 1। हाँ जी, कितना? श्रेयांश ने कहा 0.8। और कोई? हाँ, हमारा एमपीएस है, मार्केट में रेट है 75, ए लिमिटेड का मार्केट में रेट है 75, और बी लिमिटेड जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उसका मार्केट रेट है 60। ओके अभिषेक, तो इसका मतलब उसका मार्केट रेट कम है, मार्केट प्राइस पर शेयर कम है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? एक के बदले उनको कम दे देंगे, क्योंकि हमारे रेट से तो कम ही रेट चल रहा है उनका। फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप फॉर्मूला देखेंगे 60 डिवाइड बाय 75 करना ना, मुझे तो 60 क्या है? 60 है सर एमपीएस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, फॉर्मूला भी लिखवा दिया, और यहां पे लिखना होगा तो एमपीएस ऑफ बी लिमिटेड डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ ए लिमिटेड लिख देंगे हम। एमपीएस कितना कितना? ट्रांसफरी का था 60 रुपए और ट्रांसफरर का था 60 रुपए, और ट्रांसफरी हमारा था 75। 60 डिवाइड बाय 75 कितना बैठा? क्या 0.8 बैठा? हाँ जी, 0.8:1। एक के बदले हम कितने शेयर देंगे? 0.8 ही देंगे। एक के बदले कितने शेयर देंगे? 0.8। मतलब अगर बी लिमिटेड के 5 लाख शेयर हैं,
रेशियो है 0.8:1। अगर मैं 1 के बदले 0.8 दूंगा तो बताइए 5 लाख के बदले कितने शेयर दूंगा? अगर रेशियो एक्सचेंज रेशियो 0.8:1 है, बी लिमिटेड को हर एक शेयर के बदले 0.8 शेयर दिया जाएगा, तो बताइए बी लिमिटेड को मैं 5 लाख शेयर के बदले कितने शेयर दूं? 4 लाख। हाँ श्रेयांश, 5 लाख 1 के बदले 0.8 देना, तो 5 लाख इंटू 0.8, 4 लाख शेयर। और कोई? बोलते चलना, नहीं समझ में आए तो भी बोलते चलना। ओके, नाउ बुक वैल्यू पर शेयर, इसके बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर। अच्छा, एक क्या अभिषेक, क्या है ये? एक आगे का आंसर बता रहे हो? बुक वैल्यू पर शेयर मुझे निकालना पड़ेगा। तुमने तो क्या किया, फेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए 10 कर दिया और एक निकाल दिया। नहीं, बुक वैल्यू होती क्या है वो सुनो। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा? तो मुझे पहले बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में पहले फॉर्मूला लगा दो। फेस वैल्यू को बुक वैल्यू नहीं मानेंगे क्या? मानेंगे ना। फेस वैल्यू इज नॉमिनल वैल्यू, बट बुक वैल्यू नहीं कहेंगे। बुक वैल्यू में सिर्फ शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल ही नहीं आता, उनके रिजर्व एंड सरप्लसेस भी आते हैं अभिषेक। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बुक वैल्यू पर शेयर का? वो लिख लीजिए पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस माइनस अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो। जानते हैं फिक्टिशियस एसेट के बारे में? ऐसी एसेट जो एसेट नहीं होती है, जो सिर्फ लॉसेज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको राइट ऑफ करना होता है। ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेज जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेज जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, हाँ ऐश्वर्य, वो होते हैं फिक्टिशियस। तो पहले उनको रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस कर दीजिए, फिर जो वैल्यू बचेगा इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, वो होगा बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू को आप क्या कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और हो सकता है, एसेट साइड अप्रोच। ये तो थी लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अभी एसेट साइड अप्रोच में क्या आएगा? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स जितनी भी एसेट्स है, एक्सक्लूडिंग कौन सी नहीं लेनी? एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, इसको नहीं लेना क्योंकि ये तो एसेट होती ही नहीं है। माइनस क्या कर देंगे? माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी लेस कर दीजिए। क्रेडिटर्स, बीपी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, डिवेंचर वगैरह सब लेस कर दीजिए, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो, उसको भी लेस कर देना, क्योंकि हम बुक वैल्यू किसके रिगार्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग। तो प्रेफरेंस शेयर का भी जो भी अमाउंट बनता है कैपिटल, वो भी हटा दीजिए। इंक्लूडिंग बोला ऐश्वर्या, इग्नोर नहीं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दैट मींस एसेट में से जब एसेट बेचोगे तो लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट कर दोगे। ये मान लो तुम जो पेमेंट हो रहा है ना, जो पैसा आ रहा है एसेट पे, वो बुक वैल्यू आ रहा है, तो एसेट को बेचोगे बुक वैल्यू पे, माइनस लायबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे बुक वैल्यू पे, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दोगे बुक वैल्यू पे। अब जो बचेगा वो बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का बुक वैल्यू। समझ रहे हो ये चीज? कि अगर मान लीजिए आपके पास फिक्स्ड एसेट है 500 की, आपके पास करंट एसेट है मान लीजिए 300 की, आपके पास फिक्टिशियस एसेट है मान लीजिए 300 था ना, 300, मान लीजिए आपके पास फिक्टिशियस है 50 का, टोटल बैठा इधर 850। इधर आपको दे रखा है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज कितना कितना का? अदर करंट लायबिलिटीज अपन रख देते हैं मान लीजिए 200 का, डिवेंचर्स रख देते हैं मान लीजिए
300 का टोटल रखना है 850, अभी भी 350 और बैठना है, तो यहाँ पे 250 रख देते हैं और यहाँ पे 100 रख देते हैं। ओके, बन गया 350, 300, 650 और 200, 850। अब मुझे कोई बोले बुक वैल्यू निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहा देखो ऐसा है, या तो एक अप्रोच की इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस हमने लिए नहीं, कोई बात नहीं, एक बार काम करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस और ले लेते हैं। हम इक्विटी को 200 रख देते हैं और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी रख देते हैं 50 का। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। कितना बैठा, 250 माइनस 50। या तो इस तरीके से निकाल लो कि 200 रुपए बुक वैल्यू रहेगा, या फिर दूसरा अप्रोच क्या, टोटल एसेट्स 500 और 300 अदर देन फिक्टिशियस, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट को बेचने से कुछ नहीं मिलेगा। माना मैंने फिक्स्ड एसेट को बेचा 500 मिला, करंट एसेट को बेचा 300 मिला, 800 रुपए मिल गए। उसमें से अभी लाइब्रेरीज का पेमेंट किया 200 रुपए का, और डिबेंचर्स का पेमेंट किया, करंट लाइब्रेरी का भी कर देंगे, डिबेंचर्स का भी कर देंगे 500। 800 में से 500 गया 300, 300 में से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट कर देंगे, तब बचेगा 200 रुपए। किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए एज पर बुक वैल्यू। तो 200 रुपए अल्टीमेटली आएगा, चाहे 200 प्लस 50 माइनस 50 कर लो, या फिर 500 प्लस 300 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 100 कर लो। दिस इज बुक वैल्यू। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये तो आ गया बुक वैल्यू, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो आ जाएगा हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। तुमको पता है ये क्या है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। ये अपन एक एग्जाम्पल देख लिया। हाँ जी, हाँ, यहां पे हमारा बुक वैल्यू है, हियर बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कितना, या तो 200 प्लस 50 माइनस 50 दैट इज 200, या फिर 500 प्लस 300 माइनस 300 200 100 दैट इज 200। ओके, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो मैंने आपको बुक वैल्यू के पर शेयर के दो फॉर्मूलाज लिखवा दिए, तो आपको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के लिए बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के लिए बुक वैल्यू। सो ये बीच में तो सिर्फ सीखने के लिए हमने, और वैसे भी एग्जांपल पूरा सीखने के लिए हिसाब से ही है। सो बुक वैल्यू पर शेयर, ए लिमिटेड में बात करते हैं, बताइएगा ए लिमिटेड के अंदर बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा। डेटा ये रहे, ए लिमिटेड के अंदर बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा, अब सोच के बताइएगा। मैंने कहा सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 लाख, फेस वैल्यू हो गया 10 रुपए, तो टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख इंटू 10, बोले तो 1 करोड़। कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दीजिए और माइनस फिक्टिशियस एसेट जो कि है नहीं, तो 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख डिवाइडेड बाय क्या, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स, 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया। ए लिमिटेड बुक वैल्यू, मैंने कहा देखो 10 लाख शेयर्स थे, हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 1 करोड़, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 70 लाख, माइनस फिक्टिशियस है नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख शेयर, तो 1 करोड़ 70 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना हुआ, 17 रुपए पर शेयर। हाँ श्रेयांश, हाँ ऐश्वर्या, 17 रुपए पर शेयर। ऐसे ही बाकी के लोग श्रेयांश और ऐश्वर्या के अलावा बी लिमिटेड ट्राई करो, बी लिमिटेड बताओ कितना आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। सर 5 लाख शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 40 लाख, बताइएगा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आएगा।
बताइएगा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आएगा। हाँ, श्रेयांश और ऐश्वर्य के अलावा और कोई? हाँ, रोहित, अभिषेक, ठीक है। हाँ, 18 रुपए। कितने रुपए? 18 रुपए। कैसे आया सर? सर 5 लाख के शेयर्स हैं, 5 लाख इंटू 10 बोले तो 50 लाख कैपिटल हो गया और 40 लाख रिजर्व हो गया, 90 लाख का टोटल बुक वैल्यू हो गया। 90 लाख को अगेन हम 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 रुपए आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर बी लिमिटेड का 5 लाख शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपए का, 50 लाख, 40 लाख के रिजर्व्स हो गए, 90 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कितने शेयर्स थे? 5 लाख शेयर्स, तो 90 डिवाइड बाय 5, 18 रुपए। ये मैंने सबसे पहले बुक वैल्यू पर शेयर निकाला क्योंकि मुझे बुक वैल्यू पर शेयर गिवन नहीं था। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर। बताइएगा एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा? एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा? एक्सचेंज रेशियो में वही बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ, न्यूमरेटर में तो क्या आएगा? ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफरर कितना? ट्रांसफरर कौन था? जो बंद हो रहा है, बी लिमिटेड। ट्रांसफरी कौन? जो एक्वायर कर रहा है, एक्वायरिंग कंपनी, ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड था 18 रुपए और अपना है 17 रुपए। सामने वाले का स्ट्रांग पड़ता है, मतलब एक से ज्यादा, हम यहां पे उसको एक के बदले एक से ज्यादा शेयर देंगे। कितना है? 1.0588, 1.06, 1.059, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, 18 डिवाइडेड बाय 17, 1.05888 है, तो हम इसको 1.06 कर देते हैं। 1.06, हाँ जी, 1.05859 भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.059 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.06:1, 1.059 भी किया जा सकता था, 1.059 भी किया जा सकता था। ये हो गया एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। बताइए क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों का कि एक्सचेंज रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर? तो ईपीएस को ध्यान में रखते हुए या एमपीएस को ध्यान में रखते हुए या बुक वैल्यू पर शेयर को ध्यान में रखते हुए आपसे क्या करवाया जा सकता है? एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ओके, ऐश्वर्य को क्लियर है? कुछ भी लिख दो अभिषेक, चलेगा, जो तुम लिखोगे सब माना जाएगा। ठीक है, जो तुम लिखोगे सब माना जाएगा। ओके, श्वेता, श्रेयांश, मानसी क्लियर? ठीक है, जो लिखोगे अभिषेक 2 डिजिट तक लिखोगे तो भी चलेगा, 3 डिजिट तक लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि कितना लिखना है। सर बट सर जैसे कि आपने डेरिवेटिव में मतलब आज और कल में सिखाया था कि पॉइंट के बाद फिर अपने को डिवाइड करना पड़ता है, फिर अगर हम कोई पॉइंट लेके पीछे तो होगा ही नहीं ऐसा। फिर पॉइंट के बाद डिवाइड करना पड़ता है मतलब? अरे नहीं सर, आपने आज निकालना, लॉग से निकालना सिखाया था ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा वहां तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू, लॉग के लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ा ना अपने को, लॉग के लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फाइनल आंसर में आप क्या कर सकते हो? थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। फाइनल आंसर में आप, वो तो क्या था, मिड में था, नेचुरल लॉग था, उसके बेसिस पर और वैल्यू डिराइव होना था। फाइनल आंसर अगर आ रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है, पॉइंट्स के अंदर लिखा रहा है, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और मैं कहूंगा बेस्ट ये था जब तक वो एग्जैक्ट लो, जब तक वो एग्जैक्ट लो। ओके जी, फाइनल आंसर में आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बीच में अगर इधर उधर आ रहा है तो
कोशिश ये रहती है कि एग्जैक्ट लेता हूं मैं, कोशिश ये करता हूं कि लिखो भले ही 1.06 लिख दिया, लेकिन जब कैलकुलेट करूंगा ना तो वो पूरा वाला कैलकुलेट करूंगा, तो ये वाला रहता है। चलिए नाउ लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन, 2 लिख लिए ना, हाँ लिखिएगा तीसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो, calculate share exchange ratio if weightage of 50%, 30% and 20% will be given to EPS, MPS and book value per share respectively। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना है, लेकिन आप ईपीएस को सिर्फ 50% वेटेज देंगे, एमपीएस के बेसिस पर जो एक्सचेंज रेशियो आएगा उसको सिर्फ 30% वेटेज देंगे, और बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पर जो एक्सचेंज रेशियो आएगा उसको आप सिर्फ 20% वेटेज देंगे, तो अब आपका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? अब आपका एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? मैंने कहा एक बेसिस क्या क्या है सर? बेसिस ईपीएस है, एमपीएस है और बुक वैल्यू पर शेयर। सबसे पहले तो आप इसके बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो निकाल दीजिएगा। एक्सचेंज रेशियो कितना कितना था? ईपीएस के बेसिस पर था सर 1.2:1, बोले तो वैल्यू आया 1.2। एमपीएस के बेसिस पर 0.8 आया, 0.8, और बुक वैल्यू पर शेयर के बेसिस पर आया 1.06। ये एक्सचेंज रेशियो आ गया। अब मुझे इसको वेटेज कितना देना? वेट कितना कितना असाइन हुआ? इसको 50% बोले तो 0.50, 30% बोले तो 0.30 और बुक वैल्यू को दिया 20%, दैट इज 0.20। टोटल ऑफ वेट इज ऑलवेज 1। बताइए कितना आएगा शेयर एक्सचेंज रेशियो? हाँ जी, वेट इंटू एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर एक एक्सचेंज रेशियो को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? पहले वाले का ओके ऐश्वर्या 0.6, दूसरे वाले का 0.24, तीसरे वाले का 0.212, 0.212। ओके अभिषेक, हाँ जी टोटल बताइए। टोटल 1.052, 1.052। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर वेट असाइन किए जाएं तो पहले आपको ईपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो, देन एमपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो, देन बुक वैल्यू के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो निकालकर उस एक्सचेंज रेशियो को आपको वेट असाइन करना होगा, और फिर वेटेड एक्सचेंज रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा। वेटेड एक्सचेंज रेशियो, सो एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल्स टू 1.052:1। एक के बदले में 1.052 शेयर्स आपको देने हैं। हाँ जी बोलिएगा, समझ में आया क्या? तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ अभी तक एक्सचेंज रेशियो सिखाए हैं। अभी क्वेश्चंस आगे जारी हैं, चल रहे हैं, चलने दीजिए।
एक एग्जांपल लिया मैंने मर्जर एक्विजिशन स्टार्ट किया। मैंने कहा मर्जर मतलब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन गया। एक्विजिशन मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया। फिर मैंने कहा एक एग्जांपल लिखवा के मैं आपको अब सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। मैंने कहा अर्निंग्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, ईपीएस, पी रेशियो को मैंने बताया एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। एमपीएस को मैंने आपको बताया कि ईपीएस इंटू पी रेशियो। फिर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन था, फेस वैल्यू गिवन था। अब वन बाय वन एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, ईपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो कैसा निकला, एमपीएस पे कैसा निकला, बुक वैल्यू के बेसिस पे कैसा निकला, और अगर इनको वेट दे दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले सेपरेटली कैलकुलेट करना, देन उनको वेट असाइन करके वेटेड एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर देना। बोलिए यहां तक क्लियर है? डन। रोहित ने कहा क्लियर, ऐश्वर्य ने कहा क्लियर यहां तक। हाँ जी, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन अब हम कल करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन हम कल करते हैं। ओके अभिषेक, हाँ जी। तो इससे क्या होगा, आपको चैप्टर समझ में आएगा कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला से स्टार्ट कर दूं कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एग्जांपल लिया, कल भी अपन आगे इसमें बढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय, तब तक के लिए थैंक यू।